गुड इवनिंग एवरीवन, लेडीज एंड जेंटलमैन, सभी को नमस्कार। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। जिन स्टूडेंट्स का कोर्स एक्टिवेट नहीं हुआ है, जिन स्टूडेंट्स का कोर्स अभी भी बाय नाउ लिखा हुआ आ रहा है, छोटा सा टेक्निकल एरर है, वो आपका आज रात तक सोल्व हो जाएगा और इतनी परेशानी की बात नहीं है। वो आप लोगों का सोल्व हो जाएगा, ठीक है। बाकी टेक्निकल टीम का है वो सारा मुद्दा, और उस मुद्दे में मेरा काम सिर्फ इतना है, जो मुझे बताया गया वो मैंने आपको बता दिया। आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू कुमार साहब, थैंक यू एवरीवन। तो मुझे लगता है चलिए सर, आइए बच्चों, चलो पढ़ने पढ़ाने पर काम करना शुरू करते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट दायरा है वो हमारा, पहले हम लोग सेशन पर शुरू करते हैं अपना वोकैबुलरी का जिक्र, और उसके बाद चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। सर जरा वोकैबुलरी का डिस्कशन लेकर आएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, बी अटेंटिव। चलिए कुछ वोकैबुलरी पर काम करते हैं, फिर चीज़ों को आगे लेकर चलना शुरू करेंगे अपने। चलिए दोस्तों, देखो आज की बात आपके सामने आ रही है। सबसे पहला एक शब्द है सैक्रोसैंक्ट। पहले इसके मीनिंग को पढ़कर देखें जरा ध्यान से। आप अगर इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें तो सैक्रोसैंक्ट, सैंक्ट से अगर हम थोड़ा सा शब्द को बिगाड़ कर पढ़ें तो सैंक्ट का थोड़ा सा शब्द बिगाड़ कर पढ़ा जा सकता है संत। तो जब आप संतों की बात करते हो तो संतों के अंदर कभी परिवर्तन नहीं आता, ठीक है। इसलिए इन्हें कहा जाता है सैक्रोसैंक्ट। इसका अर्थ क्या हुआ कि कुछ चेंजेस आप भले ही चाहें किसी में, लेकिन वो कभी बदलता नहीं है, ठीक है। किसी चीज में आप चेंजेस भले ही चाहें पर उसमें परिवर्तन नहीं आता, बदलाव नहीं आता, उसी को हम कहते हैं सैक्रोसैंक्ट। इसी के बाद एक अगली बात लिखी है सैडिस्टिक। सैडिस्टिक अगर हम कहना चाहें, सैडिस्टिक शब्द क्या हुआ, अगर आप इसे थोड़े बिगाड़ कर पढ़ने की कोशिश करें तो सड़ी हुई स्टिक। मैंने क्या कहा? सड़ी हुई स्टिक। अब कोई स्टिक का यूज क्यों करता है? जब आप किसी को मारना या पीटना चाहें। सड़ी हुई का मतलब क्या हुआ? बुरी। अब इसी से इसका अर्थ निकलता है, बेसिकली एक ऐसा इंसान होता है जो दूसरों को टॉर्चर देकर खुशी महसूस करता है। आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी मर्डर 2। नहीं, मैं वो नहीं बताऊंगा। आपने उस फिल्म के अंदर एक विलन देखा था, और वो विलन बड़ा खतरनाक लेवल का था। वो करता क्या था, वो जितनी भी लड़कियां होती थी उन लड़कियों के ऊपर टॉर्चर करता था, और उन्हें टॉर्चर करते हुए उन्हें बहुत खुशी होती थी। और इसी बात की वजह से उसी इंसान को कहा जाता है सैडिस्टिक। याद करो, स्कूल लेवल पर एक टीचर मिलता था, वो टीचर पढ़ाता कम था, पीटता ज्यादा था। और वो मारपीट करने वाला जो टीचर है, वो मारपीट करने वाला टीचर बड़ा खतरनाक होता था, हाँ है ना। वो मारता पीटता था और बड़ी खुशी महसूस करता था। उसी टीचर को सैडिस्टिक भी कहा जाता है। A sadistic person obtains pleasure from hurting other people and making them suffer physically or mentally. अगली बात को समझ लेते हैं। सागा। अब इस सागा को अगर हम थोड़ा सा, इस शब्द को अगर हम थोड़ा सा बिगड़ कर पढ़ें तो जब सारे गाएं, क्या मतलब बना दिया? जब सारे गाएं, जब सारे गाएं तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई ऐसी कहानी है जिसे बहुत बहुत वर्षों से लोग पढ़ते सुनते आते हैं। तो इसी को हम अगर कहने की, देखो इसी का दूसरा मीनिंग भी लिखा, अ लॉन्ग सीरीज ऑफ इवेंट्स और एडवेंचर्स और अ रिपोर्ट अबाउट देम। तो सागा इसका मतलब जब सारे गाएं, इसका मतलब क्या हुआ? एक बहुत बड़ी गाथा। हिंदी में भी आप इसे कहते हैं, ठीक है।
अगले शब्द पर आ जाते हैं, इसे हम कहते हैं इब्यूलिएंट। क्या कहा बच्चों, देखो ध्यान से, इब्यूलिएंट। अब इस बड़े प्यारे शब्द को ध्यान से देखने की कोशिश करें। अब ध्यान से देखो भाई साहब, अब अगर हम कहने की कोशिश करें तो इब्यूलिएंट, इसे हिस्सों में बांट कर देखेंगे, एक तरफ लिखा बुल, एक तरफ लिखा एंट। अब कोई बुल अगर एंट की तरीके से चले, देखो चींटियां अपनी मस्ती में कहीं पर भी आती जाती रहती हैं। अब अगर कोई बुल अपनी, बुल मतलब आप जानते हैं सांड, अगर वो अपनी मस्ती में कहीं पर भी चलता रहे तो इसका मतलब क्या हुआ, वो मस्त है, एंथुसियाज्म है उसके अंदर, चीयरफुलनेस है। ठीक है, चीयरफुलनेस का मतलब यही होता है मस्त। तो जो ट्रिक मैं आपके सामने रख रहा हूं ना जी इन शब्दों के साथ, ये सारे के सारे शब्द याद करने के हैं बेसिकली निमोनिक्स के तरीके से। ठीक है जी, आगे चलने की कोशिश करते हैं, एक अगले शब्द पर काम करते हैं। एक्सेंट्रिक, एक शब्द लिखा है हमारे सामने एक्सेंट्रिक। अब इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर कभी कभी हमारे सामने कोई इंसान आता है और हम उस इंसान को देखकर कहते हैं यार इसका ना सेंटर हिला हुआ है, हम कहते हैं इसका ना सेंटर हिला हुआ है। सेंटर हिले हुए होने का मतलब क्या हुआ, उसके व्यवहार के बारे में पता ही नहीं चलता। जैसे मान लो आपके घर पर एक मेहमान आए, आपने उसके सामने ट्रे में पानी सर्व किया, उस इंसान ने लिया पानी और अपने हाथ धोकर आपको कहा ले जा इसे, आपको कैसा लगेगा, आपको बड़ा अजीब लगेगा। क्यों, क्योंकि ऐसे इंसान का दिमाग सेंटर में नहीं रहता। इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसा इंसान जिसके व्यवहार के बारे में आप कभी कोई प्रेडिक्शन नहीं कह सकते। अ पर्सन विद अनयूजुअल बिहेवियर, अ पर्सन विद अनयूजुअल बिहेवियर। ठीक है बच्चों, एक अगला शब्द आता है हमारे सामने एक्सटेसी। ये आप लोगों को स्पेलिंग टेस्ट में भी दिया जाता है। इसे हम कहते हैं एक्सटेसी। एक्सटेसी का अर्थ हुआ एक ऐसा पल जब आपको परम आनंद का एहसास होता है। ठीक है, जब आपको बड़े आनंद का एहसास होता है, परम आनंद भी इसे आप कहते हैं, मस्ती का वो खास समय। अगले शब्द की अगर हम बात करते हैं रेबल, क्या लिखा बच्चों ध्यान से देखो, रेबल। जब लोग इकट्ठे मिलकर रब के बारे में बोले, जब लोग इकट्ठे मिलकर रब के बारे में बोले, आप किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा साहिब अगर कहीं पर भी आप जाते हैं तो लोग इकट्ठे होते हैं और लोग इकट्ठे होकर भगवान के नाम का जयकारा लगाते हैं, अरे जोर से बोलो, तो सारे के सारे लोग चीख कर बोलते हैं जय माता दी। दैट इज कॉल्ड रेबल। इसी का मीनिंग सामने लिखा है बच्चों, ध्यान से पढ़कर देखो। इसे हम कहते हैं अ लो लार्ज नॉइजी अनकंट्रोल्ड ग्रुप ऑफ पीपल। वो लोग जो किसी भी तरीके की भीड़ में होते हैं और कंट्रोल से बाहर होते हैं। ठीक है, रैबिड एक अगला शब्द हमारे सामने आता है जिसे हम लोग कहते हैं हैविंग एन एक्सप्रेसिंग एक्सट्रीम अनरीजनेबल फीलिंग। एक ऐसी फीलिंग जब आप कंट्रोल से बाहर होते हैं। मैं दूसरी तरीके से समझाता हूं, जो लोग बीड़ी पीते हैं जो लोग बीड़ी पीते हैं, मैं उन लोगों के बारे में जानता हूं, वो किसी भी इंसान की तरफ देखते हैं और उन इंसान से कहते हैं रे बीड़ी दे दे, अरे आया ना, तो वो उससे मांगना शुरू कर देते हैं रे बीड़ी दे दे। इसका मतलब क्या, उन्हें बेचैनी होती है। इसी का मीनिंग मजाक में याद रखें बच्चों, हैविंग एन एक्सप्रेसिंग एक्सट्रीम एंड अनरीजनेबल फीलिंग। एक ऐसी फीलिंग जो काबू से बाहर होती है। अगली बात करते हैं डैबल। देखो बच्चों क्या लिखा है, डैबल। जब आप जोर से बल लगाते हैं पानी पर तो क्या हुआ, तो जब जोर से आप बल लगाते हैं उसी को आप कहते हैं डबल। क्या कहते हैं, डबल। ठीक है, डबल भी इसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। मीनिंग पढ़कर देखते हैं, लिखा है स्प्लैश अराउंड टू टेक पार्ट इन स्पोर्ट। किसी खेल के अंदर जब आप पार्टिसिपेट करते हैं, एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। इसी के ठीक नीचे दूसरा शब्द लिखा है डैगर। डैगर की अगर हम बात करते हैं तो डैगर बेसिकली हिंदी में कहलाता है खंजर। खंजर कहा है एक ऐसा, देखो चाकू तो आप लोगों के घर परिवार में सभी लोग यूज करते हैं, ठीक है भाई, लेकिन डैगर एक बहुत खास चीज होती है जो आपका एक हथियार होता है जिससे आप किसी को भी मारते हैं। ठीक है जी, तो अगर हम कहने की कोशिश करें तो डैगर सर, आप सर इस तरीके से भी डैगर का यूज करते हैं। एक डैगर ऐसा भी होता है, ठीक है जी, तो कई तरीके के डैगर हो सकते हैं। खैर मेरा काम था आपको समझाना। खंजर इसे कहा जाता है। नाइफ अगर आप कहने की कोशिश करें तो नाइफ एक आपका इंस्ट्रूमेंट है टू सेवर समथिंग।
अब बच्चों एक नया शब्द आपके सामने आ रहा है। सेवर का अर्थ होता है टू कट इनटू पार्ट्स, टू कट इनटू पार्ट्स, या फिर अगर कहें तो टू कट इनटू इक्वल पार्ट्स। ठीक है बच्चों। चलिए एक अगली वोकैब की एक अगली वर्ड के साथ अपन आगे बढ़ते हैं, और इसे कहा हमने डेंटी। क्या कहा बच्चों? डेंटी। अब आप किसी के घर पर जाने के बाद अगर आपको खाना सर्व किया जाए तो आप अपने दोस्त की मम्मी को क्या कहते हैं? दे आंटी। अरे हाँ ना, मुझे खाना और दे आंटी। अरे हाँ ना। इसका मतलब क्या हुआ? बेसिकली ये एक तरीका होता है जब कोई चीज डेलिकेट है, स्मॉल है, और आप उस चीज को लेकर देखें तो वो अट्रैक्टिव है या ना। खाने की बात हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अगले शब्द पर आ जाओ। लिखा है शब्द मेस। मेस की अगर हम बात करें तो ये एक डेकोरेटिव स्टिक है। अंग्रेजों के स्टाइल में या फिर हम अपने पुराने राजाओं के बारे में अगर बात करें तो वो लोग इस तरीके की एक स्टिक यूज करते थे। इसका एक आयरन टॉप होता था, आयरन या मेटल टॉप होता था, और ये लकड़ी होती थी, और ये उनकी अथॉरिटी को रिफ्लेक्ट करने वाला एक चीज होता था। A decorative stick carried as a sign of authority by an official and such, for example, a mayor, etc. आप इसे देख सकते हैं। एक अगली बात की बात करते हैं सर, मिसरेट। इसी शब्द से बना है मिसरेट। अगर मिसरेट की हम बात करें तो थोड़ा सा अर्थ अलग होता है। इसे हम कहते हैं टू मेक सॉफ्ट बाय सोकिंग और स्टीपिंग इन अ लिक्विड, यानी कि जब किसी लिक्विड में हम किसी चीज को डुबाकर उसे सॉफ्ट कर लेते हैं। कई चीजों का हार्ड होता है, जैसे आप लोग सुबह सुबह चना खाते हैं तो चने को आप पानी में भिगोते हैं तो सुबह देखते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है। इसे हम कहते हैं मिसरीड। ठीक है जी। मैकियावेलियन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अगर हम इसे कहें तो इस शब्द को आप दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, और इस शब्द को अगर तोड़ने की कोशिश करें तो शब्द टूट जाते हैं। हम अगर कहते हैं तो ये हुआ आपका मच्छी का विलन। इसे हम कह सकते हैं मच्छी का विलन। ठीक है, इसे हम कहते हैं मच्छी का विलन। देखो कितना मजाक हुआ इस शब्द के साथ। अगर आप इसे कहते हैं मच्छी का विलन तो डेफिनेटली इसका मीनिंग समझ में आता है। मैकियावेली नाम का एक जेंटलमैन रहा, उसी के एक इमोरल बिहेवियर की वजह से, इस शब्द को जन्म दिया गया। इमोरल काफी इंपॉर्टेंट शब्द है। एक शब्द होता है बच्चों इमोरल, एक शब्द होता है अमोरल। जब इमोरल की हम बात करते हैं तो इम का मीनिंग निकलता है नेगेटिव, और इसका अर्थ हुआ अ पर्सन विदाउट मोरल, एक ऐसा इंसान जिसके अंदर नैतिकता नहीं होती। अगर हम बात करते हैं अमोरल, अमोरल का मतलब हुआ अ पर्सन इसे ठीक कर लीजिएगा, अ पर्सन अगेंस्ट मोरल। और इसकी अगर हम बात करें तो अ पर्सन विदाउट मोरल। ये किसी भी नैतिकता के खिलाफ बात करता है, ये किसी भी नैतिकता के खिलाफ बात करता है। क्या आपको वर्ड जल्दी याद नहीं रहता? हो जाएगा देवेश। दिख नहीं रहा है क्या आपको? चीजें विजिबल नहीं है? हमारे यहाँ तो बिल्कुल ठीक है सारा का सारा मैकेनिज्म। तो जिन बच्चों को क्लियर नजर नहीं आ रहा है, शायद उनके इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम है। यहां पर बिल्कुल ठीक चल रहा है, यहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो बच्चे पीडीएफ मांग रहे हैं, बेटा पीडीएफ उन लोगों को ही मिलती है जो बच्चे इस बैच को ज्वाइन करते हैं। ठीक है जी, ये बैच पेड है, और पेड बैच के अंदर ही पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है बेटा, ये तो आप लोगों के लिए एक छोटी सी क्लास है, आप चीजों पर ध्यान दें, चीजों को समझने का प्रयास करें। चलिए भाई, अगली बात को लेकर चलते हैं, और ये एक अगली बात आते हैं हमारे सामने, नादिर। आप इस अगर नादिर को शब्द पढ़ने की कोशिश करो तो बेशक न आदर आप इसे पढ़ोगे तो समझ में आएगी। बड़ी प्यारी बात है कि जब किसी इंसान का
आदर नहीं होता तो ये उस इंसान के जीवन में एक बहुत बुरा पल होता है। मीनिंग लिखा आपके सामने इंग्लिश में, ध्यान से देखें। द वर्स्ट मोमेंट और द मोमेंट ऑफ लीस्ट हाउ एंड लीस्ट अचीवमेंट, ठीक है ना जी। जब किसी इंसान के जीवन का ये वो पल होता है जब उसकी कोई ख्याति नहीं, कोई उसकी पहचान नहीं, ठीक है। अगली बात को लेकर चलते हैं। लिखा है हमारे सामने शब्द नार्सिसिस्ट। ये स्पेलिंग टेस्ट में भी दिया जाता है शब्द आपको नार्सिसिस्ट। अगर हम इसकी बात करते हैं तो उसका मतलब हुआ जिस इंसान के अंदर अपनी तारीफ करने का बहुत ज्यादा शौक होता है, नार्सिसिस्ट कहलाता है, ठीक है। अगला शब्द इसी से मिलता जुलता है जिसे हम कहते हैं नेसेंट। शब्द को ध्यान से पढ़ो बच्चों। लिखा है नेसेंट का अर्थ हुआ ओनली रिसेंटली फॉर्म्ड, यानी कि जो चीज अभी अभी बनी है, ठीक है। आप इसे दूसरे तरीके से अगर पढ़ने की कोशिश करें तो नेसेंट का अर्थ हुआ नया सेंट। अब कोई नया सेंट है तो सर उसकी खुशबू भी ताज़ी होती है, उसके अंदर महक भी बड़ी खुशबू होती है, ठीक है ना। और जैसे कोई नया सेंट लगाकर आपकी क्लास में, आपकी फैमिली में, आपके ग्रुप में अगर आता है तो उसकी महक एकदम से सारी जगह फैलती है और हर कोई दीवाना हुआ बादल। हैकल्स एक बड़ा प्यारा शब्द है। हैकल्स की अगर हम बात करते हैं तो हैकल्स बेसिकली बालों को कहा जाता है और ये बाल बेसिकली जानवरों को होते हैं। जब वो डरते हैं तो ये बाल खड़े हो जाते हैं, हैकल्स, ठीक है जी। अगले शब्द पर काम करते हैं। हैकेनाइड। काफी बार ये परीक्षा में पूछा गया है, काफी बार ये परीक्षा में पूछा गया है, काफी बार ये परीक्षा में पूछा गया है। हैकेनाइड एक बार ध्यान से देखने की कोशिश करो तो एक तरफ तो हमने कहा हैक और एक तरफ हम लोगों ने शब्द लिखा आइड। तो इसका मतलब जो आंखों के सामने से हैक कर लिया जाए जो आंखों के सामने से हैक कर लिया जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आंखों के सामने से ही हटा दिया जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, वो चीज आपके लिए बोरिंग हो गई। बोरिंग होने का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी चीज जो घिसी पिटी हो गई, बासी हो गई, ट्राइट, वोर्न आउट, क्लेच्ड, ठीक है जी। हैकेनाइड जिसको आपकी आंखों के सामने हैक कर लिया जाए इसका मतलब वो आउटडेटेड है, लोग उसे हटा देते हैं, ठीक है जी। अब अगर हम कहने की कोशिश करें तो बहुत प्यारा शब्द आता है हमारे सामने जैब। जैब थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने एक डैगर बनाया था। अब डैगर अगर मान लीजिए आप किसी भी, चलो एक पेटू बनाता हूं आपके लिए, ठीक है। अगर मैं मान लीजिए इसी इंसान को इस डैगर से मारूं तो बेसिकली ये जो पॉइंटेड हिस्सा है इसी को आप कहने की कोशिश करते हैं जैब। तो कोई भी पॉइंटेड चीज जब किसी इंसान को, किसी भी चीज को आप ठूसते हैं तो उसी को हम कहने की कोशिश करते हैं, जैब, ठीक है बच्चों। चलिए तो अगले शब्दों पर थोड़ा सा और काम करने की कोशिश करते हैं। जैबर, जैब से ही बना है ये शब्द, ठीक है। लेकिन यहां पर जैब से मुझे याद आती है बात सॉरी, जैबर से मुझे याद आती है एक बात। कुछ समय पहले एक फिल्म आई थी जीरो, आपको याद होगा उस फिल्म जीरो का हीरो कौन था। उस फिल्म जीरो का हीरो आप लोगों का फेवरेट शाहरुख खान था, हाँ ना। और वो बेसिकली वो एक हीरोइन जिसका नाम था कटरीना कैफ, याद होगा आपको। वो उसका फैन इस तरीके से कहता था कि मैं इसका जबरा फैन हूं। कुछ याद आ रहा है बेटा, मजाक मजाक में शब्द याद करा रहा हूं। वो उसी को कहते हैं जबरा का मतलब क्या हुआ, वो इंसान उसी इंसान का जिक्र बार बार करता है। तो जबर का मतलब क्या हुआ, जब आप किसी के बारे में लगातार बात करते रहते हैं, नॉन स्टॉप बातें करते रहते हैं, आप रुकते ही नहीं हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मीनिंग देखो, टू टॉक क्विकली in an excited way so that it is difficult to understand। जब आप किसी के फैन होते हैं तो आप रुकते ही नहीं हैं, उसकी तारीफ, उसकी बातें करते हैं, ठीक है ना जी। इसी को हम जबरा कहकर याद कर सकते हैं, ठीक है। तो फिल्म भी आई थी, एक और फिल्म थी ऐसी ही, मुझे याद है, ओम शांति ओम, जिसमें वो दीवाना होता है उस दीपिका पादुकोण का। और आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं,
अगला एक शब्द आता है जिसे हम कहते हैं जेडेड। शब्द आता है हमारे सामने, एक बहुत प्यारा शब्द जिसे हम कहते हैं जेडेड। ठीक है, तो जेडेड शब्द को अगर हम कहने की कोशिश करते हैं तो जे डेड, क्या कहा, जे डेड। अब जब जे डेड का मतलब हुआ तो भैया ये तो खत्म हो गया। अगर खत्म हो गया तो इसका मतलब समझ में आता है कि किसी इंसान के खत्म होने का मतलब ये हुआ उसकी लाइफ या उसके परिचय में इंटरेस्ट खत्म हो गया। मीनिंग को पढ़कर देखो जरा मीनिंग को पढ़ने की कोशिश करो बेटा, बड़े प्यारे से मीनिंग समझ में आते हैं और हम इसे कहते हैं lacking or losing interest because something has been experienced too many times. J dead, ठीक है जी। अगली बात करते हैं पैलेट, पैलेशियल। ये वही शब्द हैं जो कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़े थे बच्चों, ठीक है। तो मुझे लगता है आज का वोकैब सेशन आप लोगों का यहाँ तक रहेगा और ऐसे ही शब्दों की और भी हम बातें आगे बढ़ाते रहेंगे। चलिए बच्चों, अब मैं थोड़ी सी बात आगे लेके चल लेता हूँ। पिछली क्लास में, लेडीज एंड जेंटलमैन, पिछली क्लास में अगर हम बात करना चाहें तो पिछली क्लास में हम लोगों ने बात करनी शुरू की थी टेंस के बारे में। माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, पढ़ने के काम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो वोकैबुलरी का जिक्र हम हमेशा अपनी क्लास के शुरुआती पक्ष में लेकर चलते हैं और आगे जब हम बात करना शुरू करते हैं तो हम ग्रामर सेक्शन पर काम करते हैं। चलिए, हम लोगों की पिछली क्लास की जो बातचीत हुई थी माय डियर स्टूडेंट्स, वो हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था टेंस के बारे में। टेंस को आगे बढ़ाने से पहले मैं छोटा सा रिकैपिचुलेशन लूंगा, चीजें आगे जल्दी समझ आ जाए इसी वजह से। देखो बेटा, आपके सामने एक छोटी सी बात हम लोगों ने लिखी थी। आप लोगों के सामने एक छोटी सी बात हम लोगों ने लिखी थी और इस बातचीत को हम कहते हैं सेंटेंस। क्या कहते हैं बच्चों? सेंटेंस। अब सेंटेंस की डेफिनेशन को पिछली क्लास में दो हिस्सों में हमने बांटा था। एक हमने बात कही थी मेरे प्यारे दोस्तों, कंप्लीट मीनिंग। एक बात हम लोगों ने कही थी जिसे हम जानते हैं कंप्लीट मीनिंग। इसका अर्थ क्या हुआ? जो भी आप कहना चाहते हैं उस कही गई बात का अपना एक अर्थ है, लेकिन वो पूरा अर्थ होना चाहिए। और दूसरी बात हम लोगों ने समझने का काम किया था अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। दूसरी बात अगर हम समझने का प्रयास करें तो इसे हम कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करूं बच्चे को उबालकर दूध पिलाओ, तो आप इस कही गई बात का मीनिंग नॉनसेंस समझ सकते हैं, हाँ या ना? आप कहोगे सर बच्चे को उबालकर दूध पिलाओ, बच्चे को उबालना है, मीनिंग नॉनसेंस हुआ, हाँ या ना? तो इस बात से हमें समझ आया था कि जब तक हमारे लिखे हुए शब्दों की अरेंजमेंट ठीक नहीं तब तक सेंटेंस अपने आप में ठीक नहीं। और शब्दों की इस अरेंजमेंट को ही हम लोगों ने कहा था स्ट्रक्चर। बोलो हाँ। इस स्ट्रक्चर के आधार पर ही हम लोगों ने इसे तीन हिस्सों में बांटने का प्रयास किया और वो तीन शब्द हमारे हुए सब्जेक्ट, अगली बात कही वर्ब और उसके बाद हमने कहा ऑब्जेक्ट। ये पिछली क्लास की हमारी बातचीत है, ठीक है बच्चों। अब मैं थोड़ा आगे लेकर चलना चाहूंगा। तो अब मैं आप लोगों के सामने लिखे हुए इन सेंटेंसेस के थोड़े से और व्यवहार को समझाना चाहूंगा। देखो बच्चों, सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो सेंटेंस को आगे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और सेंटेंस होते कितनी तरह के हैं, क्योंकि जब तक सेंटेंस के टाइप्स हम लोगों को ने नहीं समझने तब तक हमें कहानी आगे टेंस पर नहीं समझ आएगी। तो सेंटेंस को समझने के टाइप्स अपन तैयार कर लेते हैं और इसमें सबसे पहली बात आती है, इसका नाम हमने कहा एसर्टिव सेंटेंस। क्या नाम लिखा बच्चों? एसर्टिव सेंटेंस। जब हम एसर्टिव सेंटेंस की बात करते हैं तो एसर्टिव सेंटेंस भी अपने आप में दो हिस्सों में बंटते हैं। इसमें अगर पहले टाइप की हम बात करते हैं तो पहले टाइप का हिस्सा हुआ एफर्मेटिव। देखो बच्चों क्या लिखा? एफर्मेटिव। तो एफर्मेटिव को ही अगर हम कहना चाहें तो इसी को हम पॉजिटिव भी कहते हैं, इसी को हम
इसी को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, ठीक है। अगर हम कहने की कोशिश करें एफर्मेटिव को ही हम पॉजिटिव भी कहते हैं, तो एफर्मेटिव या पॉजिटिव के स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और उसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो मैं एक छोटा सा सेंटेंस आपके सामने लिखूं, करण हैज सोल्ड द रिडल। अब अगर मैं इस छोटे से सेंटेंस के अंदर हर एक शब्द को देखने की कोशिश करूं तो हर एक शब्द कहता है कुछ बात। ये हुआ सेंटेंस का सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो हेल्पिंग वर्ब, आगे लिखा है मेन वर्ब और जो ये बात लिखी है ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस का एक छोटा सा स्ट्रक्चर सामने आया। अब अगर इसी लिखे हुए सेंटेंस में हम आगे बात करने की कोशिश करें, इसी लिखे हुए सेंटेंस में अगर हम आगे बात लिखने की कोशिश करें तो यही सेंटेंस हम बना सकते हैं नेगेटिव। बच्चों इस बात को फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा वरना टेंस बहुत दूर तक डैमेज करेंगे। लिखा है मैंने आपके सामने सेंटेंस नेगेटिव, तो नेगेटिव सेंटेंस लिखने के लिए हम लोगों ने यहां तक एक बात समझनी है कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नॉट हम हमेशा यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ। किसके साथ कहा मैंने? हमेशा यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ। और इसके बाद आगे अगर हम कहानी को बढ़ाएं तो ये हुआ मेन वर्ब और लिखी मैंने आपके सामने एक ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। अब अगर इसी लिखे हुए सेंटेंस में थोड़ा आगे हम बढ़ने की कोशिश करें, चलो इसका एक एग्जाम्पल मैं लिखने का प्रयास करता हूं आपके सामने और लिखी हुई बातचीत का एग्जाम्पल, जैसे इसी सेंटेंस को अगर मैं लिखने का काम करूं आपके सामने तो करण हैज नॉट सोल्ड द रिडल। तो बात अपनी बिल्कुल सीधी सटीक हुई कि नॉट हम हमेशा यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ। एजर्टिव के ही बाद एक दूसरे टाइप के हमें सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी, इसे हम कहते हैं इंटेरोगेटिव। क्या नाम लिखा बच्चों? जरा ध्यान से देख लीजिएगा, इसका नाम मैंने क्या लिखा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस की हम बात करते हैं तो बच्चों इंटेरोगेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस हुआ जो क्वेश्चन पूछने का काम करता है। क्या काम करता है? क्वेश्चन पूछने का काम करता है। मैं अगर कहूं मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपसे सवाल पूछा, क्या आपने डिनर किया है? ऑब्जर्व करना आपका आंसर क्या है। मैंने आपसे सवाल पूछा, क्या आपने डिनर किया है? तो आपका जवाब मुझे मिलता है या तो यस या फिर नो, ठीक है? या तो यस या फिर नो। अगर मैं आपसे यही सवाल थोड़े शब्दों को बदल कर पूछना चाहूं और मैंने कहा आपने क्या डिनर किया है, तो आपका जवाब बदल सकता है, हाँ या ना? तो इसका मतलब क्वेश्चन बेसिकली दो हिस्सों में बंटते हैं और दो कौन से हिस्से हुए ऑब्जर्व कीजिएगा। पहले हिस्से की अगर हम बात करते हैं तो पहले हिस्से की अगर हम बात करें तो पहला हिस्सा हमारे सामने आता है जिसे हम कहते हैं बच्चों क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ये एक ऐसा क्वेश्चन हुआ जिसकी आंसर की अगर हम बात करें तो इसका आंसर हमें मिलता है या तो यस या फिर नो में। मैं अगर छोटा सा सवाल का स्ट्रक्चर तैयार करूं तो ऐसे लिखे सेंटेंस की शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब और उसके बाद हमने कहा ऑब्जेक्ट। अगर एक एग्जाम्पल की मैं बात करना चाहूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहना चाहूं डू यू नो माई नेम, मैं अगर आपको कहूं डू यू नो माई नेम तो आप इसका आंसर दो ही तरीके से बताएंगे, या तो यस या फिर नो, ठीक है? इसके अलावा कोई और आंसर इसका नहीं होगा। अब अगर इसी लिखे हुए सेंटेंस को दूसरे हिस्से में मैं लेकर चलना चाहूं तो इसे हम कहते हैं बच्चों ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन की खास बात क्या होती है दोस्तों? ओपन एंडेड क्वेश्चन का जब भी हम लोग जिक्र करते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों ओपन एंडेड की शुरुआत में हम लोगों को लिखा हुआ मिलता है क्वेश्चन वर्ड। मैंने क्या लिखा? क्वेश्चन वर्ड। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। जैसे अगर मान लो मैं इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे पूछना चाहूं और सवाल हुआ व्हाट डू यू नो, ठीक है जी। और आगे मैं अगर कुछ और जोड़ दूं अबाउट मी तो सर कहानी आपकी बदलती है। तो बच्चों अभी मुझे इन दो ही तरह के सेंटेंसेस की जरूरत है। उम्मीद करता हूं एक बार इसे आप देख लीजिए। मैं रुक रहा हूं, पहले ध्यान से इन्हें देखो, रिवाइज करो, फिर चीजों को आगे जोड़ते हैं। प्लीज टेक योर टाइम।
तो यहां तक की जो बात हम लोगों ने समझी, ये सेंटेंसेस के बेसिकली दो टाइप्स हुए। अब हम चीजों को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहेंगे। ये चीज हमें इसलिए समझनी जरूरी है क्योंकि टेंस जब भी आप कोई भी यूज करना चाहोगे तो भाई उसके लिए सेंटेंस तो बनाने ही पड़ेंगे ना। चलो अब मैं थोड़ी सी बातों को आगे लेकर चलना चाहूंगा। तो दोस्तों पिछली क्लास की शुरुआत में हम लोगों ने टेंस के बारे में थोड़ा सा जिक्र लिया था। मैं उसी जिक्र को एक बार आपके साथ मिलकर रिकैपिचुलेट करना चाहूंगा और इसी बहाने सारी की सारी चीजें आगे जुड़ती चली जाएंगी। चलिए अब मैं चीजों को थोड़ा आगे लेकर चलना चाहेंगे। पिछली क्लास में दोस्तों हम लोगों ने बात करनी शुरू की थी टेंस के बारे में। अब मैं आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा, आप सिर्फ मेरी चीजों को ध्यान से सुने और समझें। जो लोग लगे हुए हैं अपने अपने ये कमेंटबाजी में, आप लोग प्लीज इस चीज को थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा, वरना आप समझने की बजाय अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और आप समझने की बजाय अपने एफर्ट्स गलत जगह लगा रहे हैं। आप सभी से ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करें। पिछली क्लास में हम लोगों ने टेंस की डेफिनेशन तैयार की थी और टेंस की डेफिनेशन हमने लिखी टाइम ऑफ एक्शन। कुछ याद आया बच्चों? और हम लोगों ने ये भी बात समझने का प्रयास किया था कि एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जरूरत पड़ती है एक वर्ब की, और वर्ब के बेसिकली हम लोगों को 5 पैटर्न्स यूज करने सीखने हैं। अब ये पांचों के पांचों पैटर्न्स कैसे काम करते हैं अभी आपके सामने धीरे धीरे चीजें जुड़ती हुई नजर आएंगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो हमें समझ आया इस टाइम को जब हम बताने का काम करते हैं तो टाइम जिसे आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसी को आप प्रेजेंट कहते हैं, यानी कि एक ऐसा समय का हिस्सा जिसे दोस्तों आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। फिर कुछ समय के बाद यही जो हिस्सा है आप सभी का इस कैटेगरी में जाता है और वो हुआ आपका पास्ट। आप सभी के सभी एक दूसरे की ख्यालों में चले जाते हैं और बेसिकली ये आपका भूत बनता है। बेसिकली ये आप लोगों का वो समय है जिसे आपने एक्सपीरियंस कर लिया। और इसी के बाद हम आगे अगर चलने की कोशिश करें तो एक अगली चीज आती है और इसे हम लोगों ने कहा था कि बेसिकली फ्यूचर नाम का कोई टेंस नहीं होता, फ्यूचर नाम का कोई टेंस नहीं होता, फ्यूचर सिर्फ हमारे विचारों में है। पर फिर भी हम लोग इसको यहां पर समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चंस निकलते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे चलने की कोशिश करते हैं। आपकी क्लास लाइव चल रही है सर, करियर विल पर कोई रिकॉर्डिंग क्लास नहीं चलती। समय हो चुका है 9:10। करियर विल पर कोई रिकॉर्डिंग क्लास नहीं होती, ये लाइव क्लास चल रही है। आप सभी से फिर कहने की कोशिश करता हूं, आप प्लीज ध्यान से इस चीज पर फोकस करें। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप जितने ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे उतना आपका काम सक्सेसफुल बनेगा। चलिए चीजों को हम थोड़ा आगे लेकर चलने की कोशिश करते हैं। तो ये हुआ हमारे सामने एक छोटा सा डिस्कशन। फिर हम लोगों ने इन्हीं लिखे हुए तीनों के तीनों शब्दों को जब आपस में मिलाने का काम किया तो ये कुछ हिस्सों में बट गया, जिसमें सबसे पहली बात आती है दोस्तों इंडेफिनिट। दूसरी बात अगर हम कहने की कोशिश करें तो इसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस। एक अगली बात अगर हम कहने की कोशिश करें इसे हमने कहा परफेक्ट। फिर आगे एक बात हमने कही थी, ये टेंस तो नहीं है, दो अलग टेंसेस का मिलन हुआ और इसी का नाम हम लोगों ने लिखा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इस इंडेफिनिट की अगर हम बात करें तो इंडेफिनिट टेंस के अंदर अगर चीजों को थोड़ा समझने का काम करें तो इंडेफिनिट टेंसेस के अंदर हम लोग वर्ब का पैटर्न यूज करते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या फिर ईएस हम यूज करना सीखेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और कभी कभी हम यूज करते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इंडेफिनिट टेंसेस के अंदर 3 तरह के वर्ब पैटर्न्स हम लोग यूज करते हैं। जितने भी हमारे कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हैं उन सभी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक ही वर्ब का पैटर्न आता है दोस्तों, और इसे हम कहते हैं आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। जब बात आती है परफेक्ट टेंस की तो परफेक्ट टेंस के लिए हम यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब मैं आप लोगों को एक दूसरी तरफ लेकर चलना चाहूंगा। एक बहुत खूबसूरत वर्ब है, ध्यान से देखें, बी। अब अगर इस बी की मैं फर्स्ट फॉर्म की बात करता हूं तो ये मैंने लिखा एजएमआर। अगर सेकंड फॉर्म की मैं बात करता हूं ये लिखा मैंने वॉज वर्ब। थर्ड फॉर्म की अगर मैं बात करता हूं तो ये लिखा बीन। ये अपने आप में
थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हुआ, मैं इसे उठाकर लाता हूं, क्यों? क्योंकि जो परफेक्ट परफेक्ट होने के नाते हम लोगों को जरूरत पड़ती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की। तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के नाम पर हम लोगों ने यहां पर यूज किया दोस्तों बीन। अगर इस कॉन्टिन्यूस को हम ध्यान से देखते हैं तो कॉन्टिन्यूस के लिए हमने यूज किया था आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, तो इसीलिए इस तरह के टेंस के अंदर हम लोगों को लिखा हुआ नजर आता है बीन के साथ आईएनजी। तो ये तो होगी हमारी एक बेसिक इंफॉर्मेशन, टेंस की डेफिनेशन, टाइम के कुछ हिस्से। अब सवाल दिमाग में ये उठता है टाइम और टेंस में क्या फर्क है, इसे भी हम समझने का प्रयास करेंगे। देखते रहिए आज तक। पहले इस बात को ध्यान से देखें बच्चों, फिर आगे चलने की कोशिश करते हैं। टेक योर टाइम प्लीज। मैं उम्मीद करता हूं पहले आप यहां तक की चीजों को फटाफट से रिवाइज कर लें। सॉरी। तो चलिए यहां तक की बात से थोड़ा आगे चलने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिलाकर ये तो हुए तीन हमारे डायमेंशंस, एक पास्ट, एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर, और चार चीजें आगे हमें जुड़ती नजर आई। तो अब हमें 3 गुना 4 इनको समझने का प्रयास करना होगा, कैसे बनते हैं ये सारे के सारे टेंसेस। देखिए दोस्तों, कहानी को समझने से पहले मैं एक बार फिर आपको बताना चाहूंगा, टेंस को हम लोग, लेडीज एंड जेंटलमैन, टेंस को हम लोग 3 अलग अलग लेवल्स पर पढ़ने की कोशिश करते हैं। टेंस को हम अलग अलग 3 लेवल पर पढ़ने की कोशिश करेंगे, और तीनों के तीनों लेवल्स को थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करें। सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे बेसिक लेवल। बेसिक लेवल का मतलब हमें यह समझने की जरूरत है कि हम हर एक टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब किस तरीके से बनाते हैं। ये जो बेसिक लेवल है ये आप लोगों को मदद करता है क्वेश्चन टैग्स के दौरान, ये आपको मदद करता है वॉइसेस के दौरान, ये आपको मदद करता है नरेशन के दौरान। इस लेवल के आधार पर ये 3 टॉपिक आप लोगों के सोल्व होते नजर आएंगे। इसके बगैर ये तीनों के तीनों लेवल्स आपके डैमेज हैं। फिर एक दूसरा लेवल हम लोग लेकर चलने की कोशिश करते हैं, जिसे हम कहते हैं बच्चों कंपैरेटिव एनालिसिस। कंपैरेटिव एनालिसिस का क्या काम है, चीजों को थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करें। मैं अगर कहूं मैं 1 कप चाय पी चुका हूं, पहला सेंटेंस मैंने कहा मैं 1 कप चाय पी चुका हूं, फिर मैंने कहा मैंने 1 कप चाय पी। क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से हैं, उन्होंने हिंदी मीडियम से ही टेंस को पढ़ा है। एक बार फिर ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने आपके सामने एक सेंटेंस कहा मैं कल आगरा जाऊंगा, फिर मैंने एक सेंटेंस कहा मैं कल आगरा जा रहा हूं। हिंदी में अगर हम समझें तो बात एक तरफ हमें लग रही है प्रेजेंट की, एक तरफ हमें बात लग रही है फ्यूचर की, लेकिन अगर हम इन्हें समझने का काम करें तो इन दोनों को बताने का तरीका बिल्कुल अलग है।
ये है हमारा कंपैरेटिव एनालिसिस, यानी कि जब हम दो टेंसेस के बीच कंपैरिजन करेंगे। आपके एग्जामिनेशन में इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम अगली बात को लेकर चलते हैं तो इस लेवल पर हमारा काम करता है शॉर्टकट। ठीक है जी, इस लेवल पर हमारा काम करता है शॉर्टकट। और शॉर्टकट कैसे काम करता है लेडीज एंड जेंटलमैन, थोड़ा ध्यान से समझें। शॉर्टकट तब काम करता है जब एक सेंटेंस के अंदर एक नहीं दो सेंटेंसेस जुड़े नजर आते हैं और एक ही वजह से दूसरे का टेंस बदलता है। ठीक है बच्चों, एक की वजह से दूसरे का टेंस बदलता है। तो तीन अलग अलग लेवल्स हमारे सामने टेंस के मैं रखूंगा और धीरे धीरे हम लोग चीजों को लेवल वाइज उठाते चले जाएंगे। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट आपका एस्पेक्ट है वो बेसिक लेवल है। हर एक टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कैसे बनी है, और इसी के आधार पर हमारे ये तीन टॉपिक्स भी टिके हुए हैं। बड़े पेशेंस के साथ ध्यान से आप सभी से रिक्वेस्ट है, बड़े ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें प्लीज। तो मैं बात शुरू करना चाहूंगा आपके टेंस का बेसिक लेवल। मैं बात शुरू करना चाहूंगा आप लोगों के टेंस का बेसिक लेवल। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले बातचीत शुरू करने की कोशिश करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एक्सपेक्ट यू पीपल विल पे अटेंशन एंड यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग व्हाट आई से। ध्यान से समझना, प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझने का प्रयास हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझने के लिए हम इसे दो हिस्सों में बांटने का काम करेंगे। पहली बात तो ये कि अगर लिखा हुआ सेंटेंस हमारे सामने है एफर्मेटिव, क्या कहा मैंने, एफर्मेटिव। अब अगर इस एफर्मेटिव को ही हम एक और नाम से जानने की कोशिश करें तो इसी को हम कहते हैं पॉजिटिव। क्या कहते हैं, पॉजिटिव। तो एफर्मेटिव लिखे हुए सेंटेंस के अंदर अगर हम चीजों को समझने का काम करें तो फिर ये दो हिस्सों में बंटता है। और एक हम लोगों ने कहने की कोशिश की सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या लिखा बच्चों, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर हमारे सामने लिखा हुआ नजर आता है तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जोड़ने का काम करते हैं फर्स्ट होम ऑफ वर्ब के साथ एस या फिर ईएस। ठीक है, अगर हम इसी लिखे हुए सेंटेंस के सब्जेक्ट को सिंगुलर ना रखकर और अगर हम इसी को लिखने की कोशिश करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट, तो आने वाली जो भी हमारे पास वर्ब है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट होम में रह गई। अब यही लिखे हुए सेंटेंस के अगर दूसरे टाइप की मैं बात करता हूं तो दूसरा टाइप आता है हमारे सामने। देखो बच्चों क्या लिखा मैंने, नेगेटिव। क्या लिखा बच्चों, नेगेटिव। नेगेटिव नहीं, और इसी को हम अगर कहने की कोशिश करते हैं तो इसी के आधार पर शुरू होता है एक और टाइप जिसे हम कहते हैं दोस्तों क्या चीज, इंटेरोगेटिव। तो फिर ये दो हिस्सों में बंटकर काम करता है। एक हम लोगों के सामने लिखा हुआ है सिंगुलर सब्जेक्ट और एक हमारे सामने लिखा हुआ है प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, अब एक हुआ हमारे सामने सिंगुलर सब्जेक्ट, एक हुआ प्लूरल सब्जेक्ट। गौर से इस बात को सुने, याद करें। हम लोगों ने एक बात को समझा है कि भाई कोई भी सेंटेंस जब नेगेटिव बनाया जाता है, कोई भी सेंटेंस जब नेगेटिव बनाया जाता है या इंटेरोगेटिव बनाया जाता है तो सेंटेंस नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमें जरूरत होती है हेल्पिंग वर्ब की। बोल नहीं रहे हो यार, हमें जरूरत होती है हेल्पिंग वर्ब की। तो सेंटेंस को अगर नेगेटिव बनाने की कोशिश करते हैं तो नॉट लगाने के लिए हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होगी, लेकिन इस लिखी हुई बातचीत को देखते हैं तो इसके पास तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब के लिए अपन उधार मांगने चले और एक बहुत प्यारे शब्द से हम लोग मिलने की कोशिश करेंगे और ये शब्द हुआ डू। इसी डू की हमने अलग अलग फॉर्म्स को पढ़ा है, एक हुआ डू, एक हुआ डिड और एक थर्ड फॉर्म होती है डन। ठीक है बच्चों, इसी से हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब बनाने का प्रयास शुरू किया और सिंगुलर सब्जेक्ट के नाम पर लिखा पहले तो मैंने किस चीज को, डू को। थोड़ा ध्यान से देख के याद आया कि भैया हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जोड़ते थे एस या ईएस, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब बन गई किस तरीके से, डज। क्लियर है। आगे अगर हम बात करने की कोशिश करें तो जब एस या ईएस पहले ही जुड़ चुका है तो बचता है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर प्लूरल सब्जेक्ट की हम बात करें तो बच्चों हेल्पिंग वर्ब के नाम पर यूज किया हमने डू। ठीक है, डू के साथ कुछ जुड़ता ही नहीं क्योंकि यहां पर सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। क्लियर है। अब इसी बात को समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर चलने की कोशिश
कर रहा हूं। अस्तित्व, टाइम और टेंस का फर्क मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। ये जो चीज है टाइम और टेंस का फर्क थोड़े समय के बाद आपको समझ आएगा। किसी भी क्वेश्चन के आंसर की मुझसे रेडीमेड उम्मीद ना करें, किसी भी क्वेश्चन का आंसर बनाने लायक आप मेरे साथ बने, ये जरूरी है, ठीक है। और इंग्लिश को सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पेशेंस के साथ सुनना, पेशेंस के साथ हर एक चीज को समझना। क्लियर है? चलिए आओ कहानी को लेकर चलते हैं आगे। मैं छोटी सी बात इसको समझाने की कोशिश करूंगा और मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके लिए रखना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा, ही ब्लैंक राइट अ लेटर। अब दोस्तों अगर इसी लिखे हुए सेंटेंस को मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग फिल करना चाहूं तो आप मुझे लिखवाएंगे क्या चीज? बिल्कुल ठीक, ही राइट्स अ लेटर। कोई दिक्कत नहीं। इसी लिखे हुए सेंटेंस को अगर मैं ही को हटाकर और लिखने की कोशिश करूं दे, तो आगे आप लोग लिखवाओगे राइट अ लेटर। मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब अगर इसी लिखे हुए सेंटेंस को नेगेटिव आप बनाना चाहें तो सेंटेंस आपका तैयार हुआ, ही डज नॉट राइट। तो बच्चों जब पहले से ही एस या ई एस जुड़ा है तो इसके साथ राइट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है और ये हुआ आपका सेंटेंस आगे। क्लियर है? अगर मैं इसी लिखे हुए सेंटेंस का क्लोज एंडेड क्वेश्चन बनाना चाहूं, थोड़ी देर पहले इसीलिए मैंने सेंटेंस के टाइप आप लोगों को समझाए थे ताकि आप लोग चीजों को आगे अच्छे तरीके से समझें। क्लोज एंडेड क्वेश्चन अगर बनाना चाहें हम इसका, तो आपका सेंटेंस तैयार हुआ, डज ही राइट अ लेटर। ठीक है बच्चों, ये भी बात अपनी जगह समझ आती है। अच्छा, अगर मान लो इसी लिखे हुए सेंटेंस का, अगर मान लो मैं इसी लिखे हुए सेंटेंस का क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूं व्हाट के साथ, तो आपने तैयार किया क्वेश्चन व्हाट डज ही और आगे लिखा राइट अ लेटर। तो देखो जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर। बच्चों चीजों को रिवाइज करने की कोशिश करो और समझो। अब इस लिखे हुए सेंटेंस की अगर हम बात करना चाहें तो बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना प्लीज। अगर हम इस लिखे हुए सेंटेंस को ध्यान से देखें तो बात अपनी समझ आती है कि ये जो लिखा हुआ व्हाट है, ये जो लिखा हुआ व्हाट है, शायद इस व्हाट को यूज इसीलिए किया गया है ताकि आप इसका आंसर बता सकें अ लेटर। अरे भाई हाँ है ना। अगर मैं यही सवाल आपसे पूछने की कोशिश करूं, राहुल तुम्हारा नाम क्या है, अगर मैं ये सवाल पूछता हूं आप लोगों से, राहुल तुम्हारा नाम क्या है, तो आप कहोगे सर बड़ी अजीब बात है, आप नाम पूछ भी रहे हो और बता भी रहे हो। अरे भाई हाँ है ना। मैं अगर आपसे पूछता हूं राहुल तुम्हारा नाम क्या है, तो सर ये तो बात अलग हो गई, मैं आपसे नाम पूछ भी रहा हूं और बता भी रहा हूं। तो इसी बात को ग्रामेटिकली, इसी बात को ग्रामेटिकली अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसी बातचीत को हम कहने की कोशिश करते हैं सुपरफ्लॉस। क्या कहते हैं बच्चों? सुपरफ्लॉस। अगर हम सुपर की बात करते हैं तो बियॉन्ड, और फ्लॉस की अगर हम बात करते हैं तो फ्लो, जो चीज लिमिट से परे बहे, इसी को हम सुपरफ्लॉस कहते हैं। तो सुपरफ्लॉस का एक मीनिंग तैयार होता है, यूज ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड्स। आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग ग्रामर के अंदर बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता। आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग ग्रामर कभी भी सही नहीं मानता। ठीक है बच्चों, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। यूज ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड्स। ठीक है, तो इस लिखी हुई सेंटेंस के अंदर अगर हम बात करें तो अ लेटर कहने की जरूरत नहीं है। जरा इस सारी गुफ्तगू को जरा ध्यान से देखें, फिर चलते हैं आगे।
तो यहां तक की बातें आप लोगों ने थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश की, और इस तरह के क्वेश्चंस बेसिकली हम लोगों को सीजीएल के बाहर अगर आप जाते हैं स्टेट लेवल के एग्जाम्स तो उसमें पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों थोड़ा सा आगे लेकर चलने की कोशिश करेंगे। अच्छा देखो, ये तो छोटी सी बात थी, हमने समझने का प्रयास किया, यहाँ से बेहद खूबसूरत चीजें आगे हम समझेंगे। तो बेटा मैंने आप लोगों के लिए ना एक शब्द लिखा है यहाँ पर, सुपरफ्लॉस। क्या लिखा बेटा? यहाँ पर एक छोटी सी बात हम लोगों ने लिखी, सुपरफ्लॉस। इसी को थोड़ा सा लेकर चल लेते हैं। शब्द लिखा मैंने आपके सामने, सुपर। सुपर की अगर हम बात करना चाहें तो इसका अर्थ होता है बियॉन्ड। क्या कहा? बियॉन्ड। अब सुपर के साथ अगर मैं जोड़ने की कोशिश करता हूं तो ये हुआ सुपर नेचुरल, जो प्रकृति से परे है। सुपर नेचुरल एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। अगर मैंने कहने की कोशिश करी सुपरमैन, सुना होगा आप लोगों ने, यानी कि जो मैन होने से परे हो, इसका मतलब जो आम आदमी के अंदर नहीं लेकिन उससे परे हो। मैंने कहा सुपर पावर, वो पावर जो इंसान की पहुंच से परे हो, ठीक है बच्चों। अगर इसके कितने ही शब्द आप सॉरी, आप इसके कितने ही शब्द बनाने की कोशिश करो, हर एक शब्द में एक ही लॉजिक काम करता है, ठीक है बच्चों। अब यहां पर ये जो हम इस सुपरफ्लॉस की अगर बात करना चाहें, मैं तो ये सिर्फ समझाने की कोशिश इसलिए कर रहा था कि अगर चीजों को ध्यान से समझा जाए तो बहुत अच्छे से समझ आती है हर एक चीज। आप लोगों से दोस्तों सुपरफ्लॉस शब्द के आप लोगों से इस लिखे हुए सुपरफ्लॉस के सिनोनिम पूछ लिए जाते हैं। इसी के सिनोनिम की अगर हम बात करें तो इसी को हम वर्बस भी कहते हैं। वर्बस की जगह हम इसी के लिए रिडंडेंट भी इसे कहते हैं। हम रिडंडेंट जैसे शब्दों की अगर बात कहें तो ये दोनों के दोनों इसके सिनोनिम हुए, फाइन। लेकिन अगर इसी के एंटोनिम्स की हम बात करें तो एंटोनिम की अगर हम बात करें तो ब्रीफ, प्रिसाइज, कंसाइज, ठीक है बच्चों। तो ये शब्द हुए इसके एंटोनिम्स। हिंदी में अगर आप इन्हें समझने की कोशिश करें तो संक्षिप्त आप इसे कहते हैं, ठीक है बच्चों। और इसको अगर हम कहने की कोशिश करें तो बहुल इसे कहते हैं। देखो वैसे हिंदी का मेरा लेना देना है नहीं क्योंकि अगर हम कहना चाहें हिंदी पर कहानी उलझती है, हिंदी परीक्षाओं में आपको उलझाती है। कॉम्पिटिटिव लेवल पर आप जितना हिंदी से बचें, आप जितना हिंदी से बचें, जितना आपका कंसंट्रेशन इंग्लिश में रहेगा उतना आपको फायदा मिलेगा। खैर चलिए मेरे भाई थोड़ी सी बात को आगे लेके चल लेते हैं। आओ जाओ सर, थोड़ा सा बातों को आगे लेके चलते हैं। एक अगले टेंस का नाम हम अगर जिक्र में लाना चाहें तो इसे हम कहते हैं दोस्तों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ऑब्जर्व करने की कोशिश करना। अब अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, स्पेलिंग टेस्ट में भी दिए जाने वाला है ये शब्द। अक्सर लोग यहाँ पर इस यू को ना लगाने की गलती करते हैं, तो कॉन्टिन्यूअस का थोड़ा ध्यान रखें, इसका कई बार स्पेलिंग टेस्ट में भी सवाल पूछा जाता है।
देखो दोस्तों, टेंस बनाने के लिए हम लोगों को जरूरत पड़ती है हेल्पिंग वर्ब की। अब इसके पास हेल्पिंग वर्ब आए कहां से? चलिए थोड़ा उधार मांगने की कोशिश करते हैं। और अब उधार मांगने की हम लोग बात लेकर चलते हैं इस बी के पास। इस बी की फर्स्ट फॉर्म हमारे पास हुई इज एम आर, सेकेंड फॉर्म की अगर हम बात करें तो वॉज वर, और थर्ड फॉर्म की अगर बात करें तो बीन। तो प्रेजेंट के टेंसेस के लिए हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से लेना देना है, इसीलिए इसकी हेल्पिंग वर्ब अगर हम बनाने का काम करें इज एम आर। और कॉन्टिन्यूस की पहचान बच्चों सभी को याद है, आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जुड़ते थे आईएनजी। अब थोड़ा सा इसे समझने का काम करें। इस की अगर हम बात करते हैं तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ, एम की अगर हम बात करते हैं आई के साथ, और आर की अगर हम बात करते हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है बच्चों, जस्ट अ मिनट प्लीज, वेट फॉर अ मोमेंट। सॉरी, थ्रोट इज चोकिंग। ठीक, गले में बहुत ज़्यादा दर्द है, और दिल्ली के अंदर आबो हवा काफ़ी पोल्यूटेड है, और उसी की वजह से इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इट इज़ वेरी पेनफुल टू स्पीक कॉन्टिन्यूसली। खैर, थैंक यू। मैं कंटिन्यू करता हूं दोस्तों। हमारे इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के लिए हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब का जिक्र किया। कॉन्टिन्यूस होने के नाते फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी हम जोड़ते हैं। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक सेंटेंस लिखा था, लेट मी राइट इट अगेन, ही ब्लैंक राइट अ लेटर। तो बच्चों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अकॉर्डिंग अगर इसे हम फिल करना चाहें तो बात होनी चाहिए ही इज, और ये हम लोगों ने लिखा राइटिंग अ लेटर। इसीलिए सेंटेंस को अगर नेगेटिव बनाने का काम करें हम, he is not writing a letter। अगर इसी लिखे हुए सेंटेंस को मैं क्लोज एंडेड बनाने का प्रयास करूं तो सवाल हुआ इज ही राइटिंग अ लेटर। अगर इसी लिखे हुए सेंटेंस को मैं ओपन एंडेड बनाना चाहूं, जैसे मैंने कहा व्हाट इज ही, इसका ध्यान रखना बच्चे हमेशा, व्हाट इज ही राइटिंग। तो आप लोग ये तो समझ ही गए हैं, ही अ लेटर कहना अपने आप में सुपरफ्लॉस हुआ। ठीक है दोस्तों। चलिए,
एक अगले टेंस की अगर हम बात करते हैं तो टेंस का नाम लिखा दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हम बात करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब का फिर हम लोगों को सहारा लेना पड़ा, और इस हेल्पिंग वर्ब के लिए अब हमारे सामने आता है एक प्यारा सा शब्द, और उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के लिए अगर हेल्पिंग वर्ब पर हम काम करना चाहें तो हेल्पिंग वर्ब हमारे सामने आती है, एक हुई हैज और एक हुई हमारे पास हैव। जब आप इस हैज की बात करते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आप हैज का यूज करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आप हैव का यूज करते हैं, और बात अगर परफेक्ट हुई तो परफेक्ट के लिए हमें यूज करने की इजाजत है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब अगर इस लिखी बात को मैं सेंटेंस की तरीके से लिखने की कोशिश करूं तो वही पुराना एग्जाम्पल जो भी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था, इसी की अगर मैं बात करना चाहूं तो ये हुआ ही हैज रिटन अ लेटर। इसी सेंटेंस को अगर नेगेटिव बनाने का काम करें तो ये हुआ ही हैज नॉट रिटन अ लेटर। सेंटेंस को क्लोज एंडेड क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें तो हैज ही, आपने कहा रिटन। ठीक है बच्चों, तो ये छोटी सी बात हमारे सामने आई, एक बार इसे देख लीजिएगा प्लीज। तो ये तो हमारी बात थी प्रेजेंट के ही छोटे छोटे टेंसेस को लेकर। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को लेकर चलना चाहूंगा आपके पास्ट को लेकर। देखो, इस हैव की 3 फॉर्म्स हैं, ये तो आप लोग देख लीजिएगा। हैव, सेकंड फॉर्म हुई हैड, और थर्ड फॉर्म हुई हैड। ठीक है बच्चों, तो ये छोटी छोटी बातें हम लोगों ने समझने समझाने का प्रयास किया। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा कि सर हैव का हैज कैसे। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। बहुत दर्द हो रहा है गले में भाई, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। देखो बच्चों, एक शब्द हुआ हमारे सामने हैव, यही हमारी एक मेन वर्ब है। अब अगर इस हैव के साथ हम लोग एस जोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये बनता है हैव्स, और हैव्स की अगर हम बात करते हैं तो इसे हम कहते हैं रिच पीपल। और अगर इसी का नेगेटिव हम तैयार करें जस्ट अ मिनट प्लीज, थैंक यू सर। जस्ट अ मिनट प्लीज। दोस्तों, काफी परेशानी हो रही गले में, आज की बात मैं यही रोकूंगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। हैव्स बेसिकली एक नाउन है जिसका मतलब होता है रिच पीपल, और इसी का अगर नेगेटिव बनाने की कोशिश करें हैव नॉट्स तो ये हुआ आपका पुअर पीपल।
तो हैव के साथ हैज जोड़ने के प्रयास की अगर हम बात करें तो ये नाउन बन जाते हैं, इसीलिए हमने इसको हैज की तरीके से यूज किया जो अपना आप में वर्ब की बात करता है। दोस्तों आज के लिए इतनी ही बात मैं करूंगा, अगली क्लास में से आगे चलेंगे। और आप अपने सभी दोस्तों को इस बारे में सूचना दे दीजिए कि ये बैच की एनरोलमेंट जल्दी बंद होने वाली है, क्योंकि मेरे बैच में लिमिटेड सीट्स होती हैं, और लिमिटेड सीट्स का मतलब पढ़ने पढ़ाने का प्रयास मैं शुरू कर ही चुका हूं। तो जुड़े, आगे बढ़ें। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, लव यू ऑल।